चलिए, तो आज हम डिस्कशन करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसका वाइवा भी होता है, तो प्रैक्टिकल और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक का नाम है वो है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस। अभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस क्या है, जैसे हमें पता ही है कि या फिर एक जो फॉर्मुलेशंस रहता है उसमें दो से ज़्यादा अगेन अगर उसके अंदर कंटेंट्स रहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक जो ड्रग है उसके अंदर 3 ड्रग का मिक्सचर है, तो 3 ड्रग्स फिक्स डोज में कंबाइन की गई है और उससे एक फॉर्मुलेशन एक टैबलेट बनाई गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अभी प्रैक्टिकल में ये लोग पूछते हैं कि आपको इवेल्यूएशन करना है। इवेल्यूएशन मीन्स के मेन क्वेश्चन यही रहता है कि वेदर ये ड्रग रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, सो ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन, थोड़ा वो सुपरफिशियल व्यू भी ले लेते हैं कि एफडीसी क्या होता है। कि जो एफडीसीज होते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग रहते हैं, वो काफ़ी सारा वो उसका मार्केट बहुत बड़ा है। तो 65% अप्रॉक्सीमेटली जो इंडियन मार्केट में फॉर्मुलेशन होते हैं, जो नए अप्रूव होते हैं, वो कॉम्बिनेशंस के होते हैं। तो अवेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है और मेन चीज़ ये है कि प्रिस्क्राइबर्स को भी अच्छा पड़ता है कि 2 ड्रग के बजाय एक ड्रग लिखें, और पेशेंट्स को भी अच्छा पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत ये है कि अगर आप इरेशनल चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हो, दिक्कत यहाँ पे आती है। अगर वो कॉम्बिनेशन रैशनल है, जस्टिफाइबल है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ भी चीज़ ए या बी को मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन बना दिया, दैट इज़ नॉट द वे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो जो कॉम्बिनेशन का रैशनल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन कौन से रैशनल क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्राइटेरियाज होते हैं एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस बनाने के भी। तो मेन क्राइटेरिया ये है कि आपके पेशेंट्स में वो जो सभी दवाइयाँ आप लिख रहे हैं उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि एक पेशेंट्स को आपने लिख दी मल्टीविटामिन्स, ठीक है। अब मल्टीविटामिन्स आपने लिख दिए, अब उसमें कौन से विटामिन की आपको ज़रूरत है, आपको बी की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है, किस विटामिन की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आप प्रिस्क्राइब कीजिए। अगर पेशेंट्स को चाहिए B12 ही चाहिए और आप सब मल्टीविटामिन पकड़ा देते हो, तो ये सब विटामिन भी चले जाएंगे, इट विल ऐड ऑन द कॉस्ट। सो अननेसेसरी पेशेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो पेशेंट की नीड के हिसाब से, पेशेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एफडीसी प्रिस्क्राइब करना होता है। दूसरी चीज़, जो आप कॉम्बिनेशन वाली जो ड्रग्स पकड़ा रहे हैं, वो कंबाइन करने का कुछ एडवांटेज भी होना चाहिए। कि मान लीजिए कि 2 ड्रग्स हैं, वो कंबाइन करने से कुछ ज़्यादा एडवांटेज हो, जैसे हमने देखा था कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आती हो या कुछ एड ऑन एडवांटेज हो, तो कंबाइन करने का कुछ एडवांटेज है। कन्वीनियंस बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो जो ड्रग्स आप ऐड कर रहे हो वो कुछ सेफ भी होनी चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि एक दूसरे का एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम करते हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन पिल्स जो होती है उसी पिल्स के अंदर, तो दैट इज़ मोर एडवांटेजेस कि वो एक दूसरे की एडीएस भी कम करती है। लेकिन अगर आप कोई भी 2 ड्रग कंबाइन कर दोगे तो देर आर चांसेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस, देर आर चांसेस ऑफ एड ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये पूछते हैं आपको कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ऐसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के। तो जैसे हमने देख लिया कि एडवांटेजेस तो काफ़ी है। पिल नंबर कम हो जाएगा अगर 4 दवाई लेनी है और अगर कॉम्बिनेशन में वो दवाई अवेलेबल है। फॉर एन एग्जांपल, स्पेशली क्रोनिक डिसीजेस, स्पेशली डिसीजेस लाइक टीबी, डिसीजेस लाइक HIV के, जिसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिमेंट्स लेना है लंबे समय के लिए, तो उस टाइम पे अगर ऐसा कॉम्बिनेशंस की दवाइयाँ आती है, आई मीन 2 या 3 ड्रग्स कंबाइन होकर एक फॉर्मुलेशन बन के दवाई आती है, तो इट बिकम्स गुड, पेशेंट्स के लिए अच्छा है। तो पेशेंट का अडेरेंस बढ़ेगा, पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ेगा, उससे पेशेंट ड्रॉप आउट के चांसेस कम होंगे, इवेंचुअली रेजिस्टेंस के चांसेस कम होंगे। तो पेशेंट्स का कंप्लायंस बढ़ेगा, पेशेंट अच्छे से लेगा, एक ही टैबलेट लेना है तो इजीली कंज्यूम कर लेगा। दूसरा एक एडवांटेज ये है कि कुछ एफडीसीज ऐसे होते हैं कि जिससे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि दोनों कंबाइन हो करने से कुछ उसका एडवांटेज निकलता है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस को रैशनल कॉम्बिनेशंस कहते हैं, जस्टिफाइड कॉम्बिनेशंस कहते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल्स के तौर पे दिया है पेनिसिलिन और प्रोबेनासिड, जो हमें पता है कि दोनों का जो एडवांटेज है, फार्माकोकाइनेटिकली एडवांटेज करता है कि प्रोबेनासिड जो है पेनिसिलिन की इफेक्ट बढ़ाता है, उसका जो एक्सक्रीशंस रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सिक्रीशंस उसका होता है वो कम करता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, जिससे पेनिसिलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है।
दूसरा एक डायनेमिक एडवांटेज का एग्जांपल लिया गया है अमोक्सिसिलिन एंड क्लेविलिनिक एसिड, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करते हैं जो भी बैक्टीरियाज, तो उसके सामने ये क्लेविलिनिक एसिड काम करता है, जिससे अमोक्सिसिलिन का रेंज बढ़ जाता है। तो ऐसे बैक्टीरियाज के सामने भी वो काम करने लगता है। और थेराप्यूटिक एडवांटेज, जैसे हमने टीबी में बात की कि टीबी में यूज़ होने वाली ये जो दवाइयाँ हैं, अगर हम कॉम्बिनेशंस में यूज़ करेंगे तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ेगा, और जिससे थेराप्यूटिकली भी एडवांटेज होगा कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर दोनों को मारेगी, अलग अलग मैकेनिज्म से ये दवाइयाँ काम करेगी, तो ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस भी कम होंगे। सो ऐसे कॉम्बिनेशंस जस्टिफाइड है, ऐसे कॉम्बिनेशंस रैशनल है। कुछ कॉम्बिनेशंस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी कम करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे थायजाइड डायूरेटिक और पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। तो अगर हाइपरटेंशन में आपको दो दवाई यूज़ करनी है, एक दवाई से हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो सकता, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ थायजाइड से क्या होता है कि ज़्यादातर पोटेशियम लॉस होता है यूरिन में, तो उसके साथ अगर हम पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक भी डाल देते हैं तो वो जो लॉस होता है वो कंपनसेट हो जाता है, और इससे दोनों को कंबाइन करने से ज़्यादा एफिकेशियस भी होता है। तो दैट इज़ एन एडवांटेज कि उससे एडवर्स ड्रग रिएक्शन दवाई का कम होता है। जैसे लीवोडोपा और कार्बिडोपा, थेराप्यूटिकली तो एडवांटेज होता है, डायनेमिकली तो एडवांटेज होता ही है। जैसे लीवोडोपा बहुत कम पहुंच पाता है, तो कार्बिडोपा क्या करता है कि कार्बिडोपा की मदद से उसका बायोएबिलिटी है वो बढ़ जाता है। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि लीवोडोपा का जो पेरिफेरल साइड इफ़ेक्ट्स है, वॉमिटिंग वगैरह, तो वो भी कम हो जाता है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी कम होता है। लेकिन एफडीसीज के डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे हमने बात की कि पोली फार्मेसी, एफडीसीज अभी काफ़ी सारी कंपनीज बनाने लगे हैं, उसका स्ट्रिक्ट उसके ऊपर विजिलेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि अननेसेसरी ड्रग्स भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने लगती है। जैसे हमने बात की कि मल्टीविटामिन टैबलेट्स, एक एनाल्जेसिक के साथ दूसरा एनाल्जेसिक्स, तो ये सेम कॉम्बो है। पेशेंट्स को एक ही एनाल्जेसिक की ज़रूरत है, फिर भी उसके साथ दूसरा एनाल्जेसिक्स उसके साथ में जा ही रहा है, तो दैट इज़ पोली फार्मेसी। दूसरी बात यह है, लिमिटेशंस जो होते हैं फार्माकोकाइनेटिक। मान लीजिए ड्रग ए है, उसका टी हाफ आपने मान लीजिए कि उसका टी हाफ है 4 घंटे, और ड्रग बी है उसका टी हाफ है मान लीजिए इसका 8 घंटे। अगर आप ए और बी कंबाइन करेंगे तो अब इसका फार्माकोकाइनेटिक आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? दोनों का फार्माकोकाइनेटिक ही अलग है, दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ही अलग है, तो ऐसी ड्रग कंबाइन करने से कुछ एडवांटेज नहीं होगा, ऊपर से एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है। सो मेन चीज़ ये है कि डोजेज एडजस्टमेंट करने में डिफ़िकल्टी होगा, तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में या फिर ऐसी दवाइयाँ कंबाइन करने से कोई ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं होगा, ऊपर से प्रिस्क्राइबर को डिफ़िकल्टी होता है। लेकिन उसके लिए हमें ये फार्माकोकाइनेटिकली नॉलेज भी होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो एमआर के इन्फ्लुएंस के अंदर काफ़ी सारे प्रिस्क्राइबर्स भी ऐसे एफडीसीज लिखते रहते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का चांसेस बढ़ेगा, अननेसेसरी ड्रग पेशेंट्स के अंदर एक्सपोज होंगी, जिससे मोर इंटरेक्शंस के चांसेस बढ़ेंगे, मोर एडीआरस के चांसेस बढ़ेंगे। कॉस्ट भी अननेसेसरी ऐड होगा, अगर पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं है वो मेडिसिन की तो भी अंदर एड ऑन की जाती है, पेशेंट्स को अननेसेसरी लेनी पड़ेगी, और इसकी वजह से फॉर्मुलेशन का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है जिसके हिसाब से आप कोई भी एफडीसी को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं कि एक एफडीसी आपको दिया गया होगा, और उस एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया एफडीसी को आपको इवेल्युएट करना है कि ये जस्टिफाइबल है, ये रैशनल है या इररेशनल है। तो पहले आपको देखना है कि उसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, और उसका जो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि कॉम्बिनेशन WHO के इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है या नहीं। आपको पता ही होगा कि एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होता है जो WHO पब्लिश करता है, नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी होता है, कई बार स्टेट का भी होता है। तो इसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन हैं कि जो कम्युनिटी की नीड के हिसाब से, जो भी प्रिवेलेंट ऑफ डिसीज़ ज़्यादा है उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस रखी जाती है, वो कि हर वक्त होनी चाहिए आपके पास। तो ज़रूरियात की मेडिकेशंस होती है, जस्टिफाइबल मेडिकेशंस होती है, तो उसमें भी कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस एन्यूमरेट किए गए हैं, तो उसके हिसाब से ये एफडीसी है या नहीं, तो पहले आपको ये देखना है। हर एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका जो डोजेज है वो प्रॉपर अपने गाइडलाइंस के हिसाब से उसको दिया गया है कि, और प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर डोज है कि नहीं, वो देखना है। फिर आपको देखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों ड्रग को ऐड करने से कुछ उसका एडवांटेज होता है कि नहीं, ए और बी ड्रग ऐड करने से कुछ उसका एडवांटेज होता है कि वैसे ही ऐड कर दी गई है। फिर आपको देखना है कि कॉस्ट जो है वो जस्टिफाइबल है या नहीं,
ठीक है। अगर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है तो फिर दोनों को कंबाइन करने का एडवांटेज है, ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन नॉन सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है तो अननेसेसरी ड्रग जा रही है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो दैट इज़ अनजस्टिफाइबल। फिर एडवर्स ड्रग के हिसाब से कुछ एडवांटेज है या नहीं, या फिर डिसएडवांटेज है कि दोनों को कंबाइन करने से ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट हो जाती है कि नहीं, तो वो भी आपको एक चेक करना है। दोनों की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है कि फार्माकोकाइनेटिकली ये ड्रग्स दोनों को कंबाइन करने से क्या आपको एडवांटेज है या नहीं, ठीक है। तो वो भी एक चेक करना है। देखना है कि दोनों ड्रग डिफरेंट मैकेनिज्म से काम कर रही है। मान लीजिए कि ड्रग ए है और ड्रग बी है, सेम मैकेनिज्म से काम कर रही है, तो दोनों को ऐड करके क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अलग अलग मैकेनिज्म से काम करेगी तो चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस स्पेशली इन केस ऑफ एंटीबायोटिक भी कम होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो WHO इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखे गए हैं, और ये कुछ रैशनल है, जस्टिफाइड है। जैसे पहला एग्जाम्पल है सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम। आगे भी हमने डिस्कस किया कुछ जस्टिफाइड और या फिर रैशनल। ये भी है, ये जो एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग मैकेनिज्म से काम करता है बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर। तो अलग अलग वे से जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस होता है इसको वो बंद कर देता है, जिससे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस के चांसेस कम होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा सीडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कंपेरेटिव टू द इंडिविजुअल ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल भी इनकी काफ़ी सारी मैच होती है, पर्टिकुलर रेशियोज़ में ये दवा दी जाती है। इट्स अ वेरी फेमस कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा है लिवोडोपा कार्बिडोपा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। फिर है एटेनोलोल और क्लोरथैलिडोन, दोनों अलग अलग मैकेनिज्म से काम करती है। एक है बीटा ब्लॉकर, एक है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक ड्रग देने से जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, रिफ्लेक्सली हार्ट रेट इंक्रीज होता है, तो वो कर्ब करने का काम बीटा ब्लॉकर्स करते हैं। बेक्लोमिथाजोन एंड साल्मेट्रोल अस्थमा वाले पेशेंट्स को दिए जाते हैं। तो दोनों कंबाइन करने से क्या होता है कि तो सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिलती है ऐसे बीटा ब्लॉकर से, और बेक्लोमिथाजोन देने से जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो अंडरनीथ चल रही होती है, जो मेन जवाबदार है अस्थमा के लिए, तो वो भी कर्ब होता है। तो ऐसे दोनों को कंबाइन करने से कुछ एडवांटेज है, तो ये हमें आना चाहिए, वाइवा में यही चीज़ पूछते हैं। कुछ इरेशनल एफडीजीज के नाम है और उसका जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे बहुत कॉमनली यूज़ होता था अमोक्सिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन। अब देखिए सेम ग्रुप की दवाइयाँ हैं, सेम मैकेनिज्म से काम करती है अमोक्सिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन, तो कॉम्बिनेशन से क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे अमोक्सिसिलिन है वो स्टेफ के सामने तो इनएक्टिव है, ओके, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रेन्स होते हैं वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और जबकि क्लॉक्सासिलिन है वो स्ट्रैप के सामने नहीं काम करती है। तो ऐसे कंबाइन करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। तो क्या है कि एक कंपोनेंट तो आपका यूजलेस ही चला गया है। तो बेटर है कि कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से आपको जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे मिले तो उसके हिसाब से दवाई दीजिए, या फिर पहले अमोक्सिसिलिन दीजिए, अगर नहीं ट्रीट हो रहा है कल्चर सेंसिटिविटी करवाइए, और उसके बाद फिर क्लॉक्सासिलिन के ऊपर शिफ्ट होइए। अननेसेसरी आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, प्लस दोनों कंबाइन होने से पेशेंट्स में हमें पता है कि ये अमोक्सिसिलिन से डायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं तो ज़बरदस्त डायरिया होता है। तो EDR के पॉइंट ऑफ व्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। तो और आप रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा इस तरह से, अननेसेसरी एक्सपोजर होगा तो इससे डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू एडवांटेजेस। जैसे एक दूसरा हो गया अटोरवास्टेटिन और निकोटिनिक एसिड। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस तो आपको याद रखने पड़ेंगे उनके मैकेनिज्म्स के हिसाब से, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के हिसाब से, इंटरेक्शंस के हिसाब से, कि ये दोनों ड्रग हम कंबाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ड्रग पॉइजनिंग के चांसेस कई बार हो जाते हैं। तो इस केस में हमें पता है कि मायोपैथी जो ड्रग्स होती हैं स्टैटिन्स, ये मायोपैथी भी करती है, तो इसके साथ दोनों कंबाइन करने से मायोपैथी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर बहुत कॉमन कॉम्बिनेशंस पूछते हैं एग्जाम में, वो जो है कफ कोल्ड रेमेडीज़, उसमें एक एंटीहिस्टामिनिक सेट्रेजिन जैसा होता है, एक फिनाइल प्रोपेनोलेमाइन जो डीकंजेसेंट होता है, और तीसरा होता है डेक्स्ट्रोमिथार्फन। तो अभी ये क्या है कि उसमें भी आपको याद रखना है कि हर एक ड्रग का अपना अलग अलग मैकेनिज्म है, हर एक ड्रग का अपना अलग अलग टी हाफ है, ठीक है। सो तो कौन से कंडीशंस में आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ कंबाइन करके मसाला बना के अपने सबको दे दिया, तो वो टोटली इरेशनल प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे जैसे पता है कि फिनाइल प्रोपेनोलेमाइन तो बैन हो गया है, फिर भी ये कॉम्बिनेशन में दिया गया है, तो अननेसेसरी बैन ड्रग चली जा रही है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और इंटरेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे कुछ इरेशनल FTCs और भी है,
जैसे एक ही ग्रुप के एनसेड्स के डाइक्लोफेनेक और निमेसुलाइड दोनों को कंबाइन करके दिया गया। अब दोनों को कंबाइन करने से क्या इफेक्ट आएगा, A+B ही इफेक्ट आएगा, ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन एक डाइक्लोफेनाक ही आप दे सकते हैं या फिर उसका ज़्यादा डोज दे सकते हैं, तो दैट इज़ मोर एडवांटेजेस। जैसे सिफिक्साइम और एजिथ्रोमाइसिन कंबाइन कर दिया। आप किसी भी एंटीबायोटिक्स को दो एंटीबायोटिक को आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं। सिफिक्साइम एक अलग एंटीबायोटिक है, वो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एजिथ्रोमाइसिन सेम है। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, लगता है कि टिपिकल और एटिपिकल कंबाइन इन्फेक्शंस हैं, तो आप एक ही मेडिसिन का यूज कीजिए ना, दोनों को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का चांसेस बढ़ जाएगा। लिग्नोकेन, क्लोट्रीमजोल, ओफ्लॉक्सासिन, बैक्लोमिथाजोन, देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन कर दी गई है। टॉपिकल स्टीरॉयड भी दे दिया, फिर टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी दे दिया, ये क्लोट्रीमजोल एंटी फंगल भी दे दिया, और एक ऐसे लोकल एनेस्थेटिक लिग्नोकेन भी दे दिया। तो ये कोई चीज़ नहीं है अलग अलग कंबाइन करने का, उसका कुछ जस्टिफाइड एडवांटेज भी होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है तो आप एंटी फंगल दीजिए। अगर आपको पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटी बैक्टीरियल दीजिए। क्यों दोनों को अननेसेसरी दे सकते हैं? दोनों तो साथ में नहीं होंगे ना, इधर वो फंगल इन्फेक्शन होगा, इधर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो जो भी हो वो प्रॉपर डायग्नोस कीजिए, उसके बाद दीजिए। ऐसी ड्रग देने से पेशेंट को तो अच्छा हो ही जाएगा क्योंकि आप सब दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी सब कुछ दे ही दे। ठीक है, ऐसा फिर डेक्स्ट्रोमिथार्फान, ब्रोमैक्सिन, गुआफेंसिन का लिक्विड प्रिपरेशन होता है। ये भी ये चीज़ हो गई। ठीक है, एक तो आप कफ सप्रेसेंट दे रहे हैं डेक्स्ट्रोमिथार्फान के रूप में, और दूसरा आप उसके साथ में म्यूकोलाइटिक्स भी दे रहे हैं। तो दोनों को देने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपको कफ सप्रेस करना है तो सप्रेसेंट दीजिए, अगर आपको एक्सपेक्टोरेंट देना है तो एक्सपेक्टोरेंट दीजिए, म्यूकोलाइटिक्स दीजिए। लेकिन सब कुछ कंबाइन कर दिया, इवेंचुअली क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे अननेसेसरी कॉम्बिनेशंस टोटली इरेशनल होते हैं, और ऐसे आपको एग्जाम्स में पूछते हैं, आपको उसका जस्टिफिकेशंस देना होता है। तो होपफुली आपको ये FTC का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे फार्माकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।